So let us start with that. हम पढ़ रहे हैं CRPC 1973 which is an Act number 2 of 1974. इनेक्ट हुआ था 25 of January 1974 को और एनफोर्समेंट की डेट है इसकी 1 of April 1974. चैप्टर 6 में हम चल रहे हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस के अगर कोर्ट चाहती है किसी को भी अपने सामने बुलाना तो क्या क्या उसके पास में स्टेप्स हो सकते हैं। तो टोटल ये चैप्टर 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला सम्मन्स सेंड किए जा सकते हैं, कोर्ट सम्मन्स इशू करेगी और सम्मन्स का एक सिंपल मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था क्या है, एक बुलावा पत्र है, एक इन्विटेशन है। और सम्मन्स सेंड करने के बाद में, सम्मन्स इशू होने के बाद में भी अगर वो पर्सन नहीं आता है देन कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर देगी। दिस इज द सेकंड स्टेप दैट द कोर्ट इज हैविंग, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर देगी। वारंट ऑफ अरेस्ट क्या है, इट इज जस्ट एन अथॉरिटी लेटर टू द पुलिस ऑफिसर और टू एनी अदर पर्सन। अथॉरिटी लेटर है और इस अथॉरिटी लेटर के थ्रू पर्सन को अरेस्ट करके लाया जाएगा। पर सपोज करें पर्सन अरेस्ट से एब्सकंड हो जाता है और कंसील करता है, द पर्सन इज ट्राइंग टू एब्सकंड एंड कंसीलिंग फ्रॉम अरेस्ट, जो कि गिरफ्तारी से बच रहा है, छुप रहा है, भागता फिर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट फिर अपने थर्ड स्टेप पे आती है और थर्ड स्टेप जो कोर्ट के पास में है वो क्या है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन इशू किया जाएगा जिसमें पर्सन को मिनिमम 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाएगा और वो प्रोक्लेमेशन राइटिंग में होगा। सबसे पहला किसी विलेज या टाउन के कॉन्स्पिशियस प्लेस पे उसे रीड किया जाएगा, एफिक्स किया जाएगा। घर के बाहर जिस पर्सन के नेम पे वो प्रोक्लेमेशन है उसके घर के बाहर भी एफिक्स किया जाएगा, कोर्ट प्रेमिसेस में भी, कोर्ट हाउस में भी उसे किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस पे एफिक्स किया जाएगा। और अगर कोर्ट इस बात को ज़रूरी समझती है तो उस एरिया के लोकल न्यूज़पेपर में भी उसे पब्लिश किया जा सकता है। और अगर जो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है वो ऐसे किसी पर्सन के लिए है जिसका ऑफेंस सेक्शन 302, 304, 364, 367, 382, 392 से लेकर 392 से लेकर 399, 400, 402, 436, 449, 459 एंड 460 के अगर ऑफेंसेस में चार्जेबल कोई पर्सन है, कोई अक्यूज्ड है, उसके लिए जो प्रोक्लेमेशन अगर इशू किया था और फिर भी वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में नहीं आता है तो उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है सेक्शन 82 का सब सेक्शन 4 में, वो क्या कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसे डिक्लेयर किया जा सकता है। सो अ पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ओनली इफ ही गवर्न्स बाय दीज फॉलोइंग सेक्शंस। समझ में आया आपको मैंने क्या बोला, कि किसी भी पर्सन को प्रोक्लेमेशन तो किसी भी सेक्शन में इशू हो सकता है, कोई भी ऑफेंस हो, कोई भी चार्ज हो, लेकिन प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद में उस पर्सन को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर सिर्फ तभी किया जाएगा अगर वो ऑफेंडर है अंडर दीज फॉलोइंग मेंशन्ड सेक्शंस, अंडर दीज फॉलोइंग चार्जेस। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। और उसके बाद में आती है बात उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की, कि जो टाइम स्पेसिफाइड था उस टाइम पीरियड में अगर वो पर्सन अपीयर नहीं हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। और कौन सी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, तो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी जिसको कोर्ट अपने पोजीशन में ले सकता है। कोर्ट उसके ऊपर रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, कोर्ट उसे सीज कर सकता है, और या फिर जैसी भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली, बट अ प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड। तो सेक्शन 83 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। एक ओवरव्यू थोड़ा सा कनेक्टिविटी देने के हिसाब से मैंने वापस यहाँ पे रिपीट किया। सेक्शन 84 से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सेक्शन 84 इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। सेक्शन 84 ऑफ CRPC स्टेट्स अबाउट द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये क्लेम कौन करेगा और ये ऑब्जेक्शंस कौन कर सकता है, पर्सन अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन। जो
जिसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है, वो पर्सन यहाँ सेक्शन 84 में क्लेम्स नहीं कर सकता, वो पर्सन ऑब्जेक्शंस रेज नहीं कर सकता सेक्शन 84 में। सेक्शन 84 जो राइट्स प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग रेजिंग क्लेम्स एंड रेजिंग ऑब्जेक्शंस टू द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वो राइट्स हैं सिर्फ उस पर्सन के लिए जो अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन है। ठीक है, ये बात क्लियरली मेंशन्ड है इस सेक्शन में, और आपके माइंड में भी ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। क्या? दैट इज, इट इज कहाँ गया, ये रहा, देखिए, बाय एनी पर्सन अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन, क्योंकि प्रोक्लेम्ड पर्सन तो नहीं आ रहा था, इसीलिए तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया, वो कैसे इस बात के क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं, इसके लिए जो लिमिटेशन है वो कितना है? विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, फ्रॉम द 6 months, within 6 months from the date of such proclamation, sorry, from the within 6 months from the date of such attachment, जिस डेट पे प्रॉपर्टी अटैच की है उस डेट से 6 months के अंदर अंदर ही ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस एक्सेप्ट होंगे, अदरवाइज नॉट। अब बात ये आती है कि ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस कौन करेगा और क्यों करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्टर एक्स है, उसने मुझसे लोन लिया और अगेंस्ट दैट लोन उसने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास में एज अ मॉर्गेज रख के, एज अ सिक्योरिटी मॉर्गेज करके वो लोन लिया है। या फिर वही मिस्टर एक्स ने बैंक से लोन लिया है अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को एज अ सिक्योरिटी मॉर्गेज करके बैंक के पास में और लोन एक्वायर किया, और फिर उस मिस्टर एक्स के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर हुआ और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको डिक्लेयर कर दिया, उसकी वो जो लैंड एंड बिल्डिंग थी कोर्ट ने अटैच कर ली। तो अब बैंक क्या बोलता है, या फिर मुझसे अगर उसने लोन लिया था तो मैं क्या बोलूंगा कोर्ट के पास जाके कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरे पास ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है और मेरा तो ऑलरेडी पैसा ड्यू है उस मिस्टर एक्स पे, अगर आप इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दोगे तो फिर मैं इसे सेल आउट करके मेरा लोन कैसे वसूल करूंगा, मेरा पैसे कैसे रिकवर करूंगा। तो इस तरह के क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस रेज हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो रेज नहीं करेगा, और ये क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट ही रेज होने चाहिए। क्लियर है? फर्दर देखिए, एक प्रोवाइजो यहाँ पे दे रखा है सबसेक्शन 1 के बाद में, प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय दिस सबसेक्शन मे इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर बी कंटिन्यूड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो वो जो क्लेम करने वाला क्लेमेंट था या वो जो ऑब्जेक्टर था, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास में भी यही सेम राइट रहते हैं। सबसेक्शन नंबर 2 को एक बार देखें। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रेफर्ड और made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in respect of property attached under an order endorsed under subsection 2 of section 83 in the court of chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made। सबसेक्शन 2 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसेक्शन 2 का फर्स्ट पार्ट तो क्या कहता है कि ये जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस किए जाएंगे ये कहाँ पे किए जाएंगे, तो ये उसी कोर्ट में किए जाएंगे जिस कोर्ट ने अटैचमेंट के ऑर्डर्स इशू किए हैं। क्लियर है बात? सिंपल सी बात कह रहा है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है कि कौन सी कोर्ट में जाके वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा, जिस कोर्ट ने अटैचमेंट के ऑर्डर इशू किए हैं। दूसरी बात, इस सबसेक्शन में ये कहा गया है कि ये जो ऑब्जेक्शंस या क्लेम है ये कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने रेज किए जाएंगे ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच दैट अटैचमेंट इज मेड। अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कब पिक्चर में आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है कि अगर ये अटैचमेंट सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 83 में किया गया है तो फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पिक्चर में आएगा। तो मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ 83(2) में क्या था। देखिए, सेक्शन 83 सबसेक्शन 1 में ये लिखा था कि अगर पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के बाद में अपीयर नहीं होता है तो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड नहीं अपीयर होता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया वही। और सेक्शन 83 सबसेक्शन 2 में ये लिखा था कि अगर वो जो प्रॉपर्टी जो अटैच करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट है,
वो प्रॉपर्टी जिसको अटैच किया जाना है वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड है, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी है उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पहले एंडोर्स करवाया जाएगा और आफ्टर दैट उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है देखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन is in respect of the property attached under an order endorsed under subsection 2 of section 84। तो अब आपको याद आ गया होगा सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 83 में क्या लिखा हुआ है। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 83 में ये लिखा है, कोर्ट अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहती है जो प्रॉपर्टी उसके लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर है या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम से एंडोर्स करवाना पड़ेगा उस ऑर्डर को। कौन से डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी जिसे अटैच किया जाना है सिचुएट करती है। और ऐसी सिचुएशन में अगर प्रॉपर्टी अटैच हुई है तो फिर ये जो क्लेमेंट है, ये जो ऑब्जेक्टर है, ये कौन सी कोर्ट में जाके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, they can raise their objection in the chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made। फिर ये उस कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे जिसने प्रोक्लेमेशन इशू किया था, फिर ये रेज करेंगे अपना ऑब्जेक्शन इन द सीजेएम कोर्ट, इन द कोर्ट ऑफ सीजेएम। और वो सीजेएम भी कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट ए जहां पे क्लेम रेज, जहां से प्रोक्लेमेशन इशू हुआ था वो, या डिस्ट्रिक्ट बी जहां पे प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही थी वहां पे, तो डिस्ट्रिक्ट बी के सीजेएम के पास में ये क्लेम रेज करेंगे। ये था सबसेक्शन नंबर 2 में। सबसेक्शन 3 देखें, every such claim or objection shall be inquired into by the court in which it is preferred or made, provided that if it is preferred or made in the court of chief judicial magistrate, he may make it over for disposal to any magistrate subordinate to him। अब चाहे ये बात लिखी है या नहीं भी लिखी होती, तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी भी कोर्ट में कोई क्लेम आता है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो बिफोर ग्रांटिंग एनी ऑर्डर और गिविंग जजमेंट, कोर्ट विल इंक्वायर इनटू द मैटर। मैं गया, मैंने जाके बोला कि इसने तो मुझसे लोन ले रखा था, ये प्रॉपर्टी तो मेरे पास मॉर्गेज है, आप ये प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट नहीं लगा सकते। कोर्ट बिना सोचे समझे थोड़ी ना मेरे फेवर में जजमेंट दे देगी। तो बस इतना ही लिखा है सबसेक्शन नंबर 3 में, कोर्ट शैल इंक्वायर। शैल इंक्वायर लिखा है यानी कि कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपल्सरी है, उसके लिए मैंडेट है। सबसेक्शन 4 देखें, एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड in whole or in part by an order under subsection 1 may within a period of 1 year। क्या लिख रहा है, कितने टाइम पीरियड में उसके पास में है, अगर किसी ने क्लेम किया, ऑब्जेक्शन रेज किया और वो कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया। कौन सी कोर्ट ने, या तो जो प्रोक्लेमेशन इशू करने वाली कोर्ट थी वो, और या फिर सीजीएम कोर्ट थी, वो उन्होंने उसका क्लेम डिसअलाउ कर दिया, तो विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर वो उसकी अपील कर सकता है। Within the period of 1 year of from the date of such order, institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute, but subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive। तो विद इन 1 ईयर वो सूट फाइल कर सकते हैं, न्यू सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, एंड वो जो उसका फाइनल ऑर्डर होगा दैट विल बी अ कंक्लूसिव वन। उस सूट के इंस्टीट्यूट करने पे जो ऑर्डर आएगा उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, नो अपील शैल लाई फॉर दैट। ये था सेक्शन 84। आई होप बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट 2 लिमिटेशंस आपको याद रखनी, पहली बात कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कौन रेज करेगा अदर देन द पर्सन एज ए प्रोक्लेम्ड पर्सन। दूसरी बात, इसमें कितने टाइम पीरियड में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन रेज करना है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। तीसरी बात, अगर ये जो क्लेम रेज किया गया था, इस क्लेम से में इस क्लेम को डिसअलाउ कर दिया जाता है, तो क्या ये क्लेमेंट और क्या ये ऑब्जेक्टर के पास कोई और रेमेडी बचता है? यस, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, ये क्लेमेंट एंड ये ऑब्जेक्टर एक न्यू सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। अ फ्रेश सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द टाइटल सूट, द राइट ऑन विच दैट क्लेम कैन बी मेड, बट ये जो सूट में जो ऑर्डर होगा वो कॉन्क्लूसिव होगा। बढ़ते हैं आगे सेक्शन 85 की तरफ,
release, sale and restoration of attached property. तो अब देखिए, जिस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू हुआ था या जिसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया था, वो पर्सन कोर्ट के सामने आ जाता है और आके बोलता है, अपने रीजंस बताता है, भाई मुझे तो नहीं पता चला था, वरना मैं क्यों अरेस्ट से बचता करता, मैं तो आने को तैयार ही था, मुझे जैसे ही प्रोक्लेमेशन का पता चला मैं आ गया हूँ, आपने मेरी जो प्रॉपर्टी अटैच की हुई है उसे आप रिलीज कीजिए। तो अगर वो पर्सन स्पेसिफाइड टाइम में आ जाता है, द कोर्ट शैल रिलीज द अटैच्ड प्रॉपर्टी। तो ये आता है सेक्शन 85 में। देखते हैं क्या लिखा है। सबसेक्शन नंबर 1, इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। सिंपल सी बात, अगर वो आ जाता है स्पेसिफाइड टाइम में, उसकी प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी। दूसरी बात, अगर वो नहीं आता है तो फिर क्या किया जाए? तो फिर प्रॉपर्टी को कब तक होल्ड करेगी कोर्ट? तो सबसेक्शन नंबर 2 इसके बारे में कहता है, if the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation, the property under the attachment shall be at the disposal of the state government. अगर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, अब ये स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कितना होगा जो प्रोक्लेमेशन में लिखा हुआ है, तो अगर नहीं आता है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, तो फिर द प्रॉपर्टी विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे तब उसको सेल आउट कर सकेगी। बट इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। अब सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे ये बात क्यों लिखी है कि अटैचमेंट की डेट से 6 महीने के अंदर वो सेल नहीं कर सकेगी, डिस्पोज नहीं कर सकेगी। क्यों? बिकॉज 6 months का टाइम तो हम उसको दे रहे हैं ना। कोई क्लेम रेज करना चाहता है, पर्सन अदर देन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कोई इस पर क्लेम या ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है, तो वो 6 months का टाइम पीरियड तो हमें देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कहा है कि ये डिस्पोज करेगी वो प्रॉपर्टी को, लेकिन विद इन 6 months नहीं कर सकती, बियॉन्ड दैट पीरियड। ठीक है, फर्दर, and until any claim preferred or objection made under section 84 has been disposed of under that section, unless it is subject to the speedy and the natural decay, or the court considers that the sale would be for the benefits and all. एक और बात इसमें लिख दी गई है, मैंने कोर्ट में क्लेम रेज किया, विद इन 6 months ही रेज किया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो क्लेम जो डिसीजन होना है वो इमीडिएट हो जाएगा। हो सकता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो क्लेम 2 साल तक चलता रहा, कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकी उसमें, तो फिर क्या 6 months कंप्लीट होते ही फिर सेल हो जाएगी, डिस्पोज हो जाएगी प्रॉपर्टी? नहीं। अब जब तक मैंने जो क्लेम रेज किया है वो क्लेम का जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक ये प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं हो पाएगी। सबसेक्शन नंबर 3 देखिए, if within 2 years from the date of the attachment any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached, or the court to which such court is subordinate, and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant, and that he had not such notice of the proclamation as to enable him to attend within the time specified therein such property, or if the same has been sold. तो लास्ट की बातें मैं पहले बता रहा हूँ, ऊपर की बातें मैं बाद में बताऊंगा। सच प्रॉपर्टी और इफ द सेम हैव बीन सोल्ड, net proceeds of the sale, or if the part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale on and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all costs incurred in consequence of the attachment, be delivered to him. ये हिम किसके लिए आया? क्या लिखा है जो मैंने अंडरलाइन किया? इसमें ये लिखा है वो प्रॉपर्टी उसे डिलीवर कर दी जाएगी। किसे? देखते हैं। या फिर अगर वो प्रॉपर्टी सेल की जा चुकी है तो सेल के जो सेल प्रोसीड्स मिले हैं वो सेल प्रोसीड्स उसे डिलीवर कर दिए जाएंगे। किसके लिए आया हिम? ये हिम उसी के लिए आया जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया था, जिसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू हुआ था। अगर 2 साल के अंदर अंदर विद इन 2 years ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, जिस डेट पे प्रॉपर्टी अटैच हुई थी, विद इन 2 years अगर वो पर्सन आ जाता है कोर्ट में और बोलता है भाई मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू है, I was not absconding, I was not concealing the arrest, I was not aware that I have been declared as a proclaimed offender,
तो मुझे तो यहाँ अपियर होना है, ये सब बातें नहीं पता थी। अगर इस बात से सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी या तो उसे वापस रेस्टोर कर देगी, और अगर वो प्रॉपर्टी सेल की जा चुकी थी तो उस प्रॉपर्टी के जो अमाउंट है, उस प्रॉपर्टी के जो प्रोसीड्स हैं, सेल प्रोसीड्स हैं, वो से रेस्टोर कर दिए जाएंगे, वो से दे दिए जाएंगे कि भाई प्रॉपर्टी तो हमने सेल कर दी, लेकिन ठीक है आप जो बातें कह रहे हैं आपकी सही लग रही हैं, तो आप ये जो पैसा हमारे पास में रखा ये ले लीजिए। वाइल रेस्टोरिंग द प्रॉपर्टी और वाइल डिलीवरिंग द प्रोसीड्स ऑफ द सेल, अगर जो अटैचमेंट की कोई कॉस्ट आई है कोर्ट की, सेल करने में कोर्ट की कोई कॉस्ट वगैरह लगी है, वो उसमें से डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो सब सेक्शन 85 में हमने 3 सबसेक्शन है। पहले सबसेक्शन में दे रखा है कि पर्सन विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दो बिना कुछ कहे सुने। सबसेक्शन 2 में लिखा है पर्सन नहीं आता है तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months इट विल बी एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट चाहे जैसे उसको यूज करे, चाहे तो सेल करे, चाहे तो उसको रखे, जो चाहे वो करे। और सबसेक्शन 3 में लिखता है विद इन 2 years अगर वो पर्सन आके और कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि मेरे नॉलेज में ये सब नहीं था, अदरवाइज आई एम एन इनोसेंट पर्सन, मेरे ये सब जानबूझ के मैं एब्सकेंड नहीं हो रहा था, तो फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस से रेस्टोर कर दी जाएगी, और या फिर उसका जो पैसा है वो उसको दे दिया जाएगा। ये था सेक्शन 85। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी काफ़ी लंबी लिखी हुई थी, लेकिन उसका जो समरी है, उसका जो क्रक्स है, वो मैं आपको पूरा समझाता जा रहा हूँ। बाकी एक बेयर एक्ट की आप वापस रीडिंग जरूर कीजिएगा, बेयर एक्ट की बेयर रीडिंग आप कीजिएगा, एंड दैट विल बी अ क्लियर इन योर माइंड। सेक्शन 86 बहुत सिंपल से 2 शब्दों में लिखा हुआ है, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द अटैच्ड प्रॉपर्टी। अगर सेक्शन 85 में, सेक्शन 85 के सबसेक्शन 3 में जो अभी हमने बात पढ़ी, क्या था सेक्शन 85 के सबसेक्शन 3 में, कि पर्सन 2 साल के अंदर आके और अपना जस्टिफिकेशन दे सकता है कि मैं तो जानबूझ के नहीं छुप रहा था, मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दी जाए। तो सेक्शन 85 के सबसेक्शन 3 में पर्सन जाता है और कोर्ट से कहता है मेरी प्रॉपर्टी दो, और कोर्ट उससे सेटिस्फाइड नहीं होती, कोर्ट बोलती है नहीं हम तो नहीं देंगे, आप ऐसे भागते फिरे, हम को परेशानी हुई, हम नहीं देंगे, यानी कि वो एग्रीड रहता है कोर्ट के डिसीजन से। तो क्या वो अपील कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। सेक्शन 86 में उसके बारे में कहा है, अपील फ्रॉम द ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द अटैच्ड प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी अटैच की गई थी उसके रेस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन जो लगाई गई अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85, और वो एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गई है तो उस ऑर्डर फॉर रिजेक्शन की अपील कहाँ पे की जाएगी? तो वो अपील उसी कोर्ट में की जा सकती है जिस कोर्ट में अपील बनती है। जिस कोर्ट ने आपका ऑर्डर रिजेक्ट किया उसकी नेक्स्ट अपील जहाँ पे भी बनती है वहाँ पे अपील कर सकते हैं। ये बात सेक्शन 86 में लिखी है। तो यहाँ पे पार्ट सी भी कंप्लीट हो गया, यानी कि सबसे पहले आपने सम्मन्स इशू किए, पर्सन सम्मन्स इशू करने पर नहीं आया तो आपने अरेस्ट वारंट डिक्लेयर इशू किए, अरेस्ट वारंट पे से भी एब्सकेंड हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी को आपने प्रोक्लेमेशन इशू किया, और प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद में आपने उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, और प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद में अगर वो आ गया तो उसकी प्रॉपर्टी वापस दे दी, नहीं आया तो उसकी प्रॉपर्टी को आपने सेल कर दिया। ये था थर्ड पार्ट। अब आता है फोर्थ पार्ट चैप्टर 6 का, अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। अगर वो पर्सन का ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद में कुछ हमारे पास में पॉइंट्स बचते हैं। सेक्शन 87 से लेकर 90 तक ये हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस एक नॉलेज के हिसाब से क्विक रीडिंग में कर देता हूँ। सबसे पहला सेक्शन 87, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सम्मन्स। हमें पता है कि सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले सम्मन्स होने चाहिए, उसके बाद वारंट होनी चाहिए, उसके बाद प्रोक्लेमेशन होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 87 एक प्रिविलेज देता है, या फिर कह सकते हैं एक स्पेशल राइट देता है कोर्ट को, कि अगर वो चाहे तो सम्मन्स इशू ना करके डायरेक्टली वारंट इशू कर दे, और या फिर वो चाहे तो सम्मन्स के साथ में वारंट इशू कर दे। यानी कि पर्सन को जाओ बोलो कि सम्मन्स है आपके लिए, वो ले लेता है सम्मन्स अच्छे से राजी खुशी तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हाथों हाथ अपना अरेस्ट वारंट निकालो, उसको अरेस्ट कर लो, या फिर सम्मन्स इशू किए बिना ही डायरेक्टली वारंट इशू कर दे। लेकिन ऐसा कब किया जाएगा, कब ऐसा होगा कि सम्मन्स इशू ना करके डायरेक्टली किसी के अगेंस्ट में आप वारंट इशू कर रहे हैं? तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंसिडेंट पास्ट रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्सन।
यहाँ पे पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी में ये बता रखा है कि कब ऐसा किया जाएगा। सबसे पहला, इफ आइदर बिफोर द इशू ऑफ सच समन्स और आफ्टर द इशू ऑफ सच समन सेम, बट बिफोर द टाइम फिक्स्ड for his appearance the court sees reason to believe that he has absconded। अगर समन इशू करने से पहले या समन इशू करने के बाद में कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पर्सन भाग निकलेगा तो डायरेक्टली वारंट इशू हो सकता है। सेकेंडली, इफ दैट at such time he fails to appear and the summons is proved to have been duly served in time to admit of his appearing in accordance therewith। अगर ऐसा लगता है कि जो सम्मन्स हैं वो ड्यूली सर्व हो चुके हैं लेकिन वो इस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में नहीं आएगा, वारंट इशू कर दी जाए। ये सिंपल सी बात है। सेक्शन 88, 89, 90 बहुत छोटे छोटी सी बातें। 88 में लिखा है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। कोर्ट के पास में ये पावर है जब वो पर्सन कोर्ट में अगर कहीं पे अवेलेबल है पहले से, फॉर एग्जाम्पल अरेस्ट वारंट इशू करने से पहले ही वो पर्सन वहाँ किसी दूसरे कोर्ट प्रेमिसेस में, कोर्ट रूम में अवेलेबल है, तो वहीं पे उसको बुला के और कह दिया जाएगा भी आप ये बॉन्ड साइन कर दीजिए, आपके अगेंस्ट में इस डेट पे आपको हमारी कोर्ट में अपीयर होना है। तो ये एक पावर रहता है सेक्शन 88 का। सेक्शन 89 में अरेस्ट ऑन द ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। बॉन्ड साइन करवा लिया पर्सन ने और फिर उस बॉन्ड में जो कंडीशंस लिखी थी उनको फुलफिल नहीं किया, उसने ब्रीच कर दिया, उनको वायोलेट कर दिया, तो अरेस्ट करने के राइट रहते हैं 89 में। और 90 में सिंपल सी बात कहा है कि इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 6 में सम्मन से रिलेटेड, वारंट से रिलेटेड, प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड, प्रोक्लेमेशन तो नहीं, सम्मन एंड वारंट की बात हो रही है, सम्मन से रिलेटेड एंड वारंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस उनके इशू से रिलेटेड, उनके सर्विस से रिलेटेड या उनके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल all the provisions regarding the issue of summons, service of summons and execution of summons, all the provisions regarding the issue of warrant, service of warrant and execution of warrant जो इस चैप्टर में दे रखे हैं वो सारे provisions as it is applicable होंगे on the summons and warrants throughout this code। जो चैप्टर नंबर 6 में प्रोविजंस दे रखे हैं रिगार्डिंग द summons and warrants, वो प्रोविजंस इस पूरे CRPC में जहां कहीं पे भी सम्मन्स एंड वारंट्स के बारे में कोई बात आएगी उन पे वो सारे प्रोविजंस एज इट इज अप्लाई होंगे। ये था सेक्शन 90। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 विच विल बी रिलेटेड टू द प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, क्योंकि चैप्टर 6 में हमने पर्सन को कंपेल किया था, अब किसी डॉक्यूमेंट को या थिंग्स को प्रोड्यूस करना है कोर्ट में तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा वो चैप्टर नंबर 7 से डील करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं और अगर बाद में पढ़ते हैं तो कल भी पूछे जा सकते हैं।